के साथ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता पुलिस से कहा है कि जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने प्रिंसिपल का बयान लेने में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार से पूछा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की चिंता दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 अगस्त को कोलकाता जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में सच्चाई है तो पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है और देश के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद कर रखा है। डॉक्टर्स को सुरक्षा देने की मांग भी यहां की जा रही है। आईएमए ने डॉक्टर के आंदोलन का समर्थन किया है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम में उनके साथ बलात्कार की भी पुष्टि हुई है। पुलिस ने संजय राय नाम के एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। We want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vineet Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। अब बात करते हैं बाजार की। एचडीएफसी बैंक में दबाव ने बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए, तो वहीं निफ्टी बैंक में करीब 1.5% की गिरावट रही। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, बताएं आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, भारतीय बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में फ्लैटिश कामकाज था, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स में फॉल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी बैंक की वजह से बहुत हद तक बैंकिंग का प्रेशर, और वो प्रेशर पूरे बाजार में एक्सटेंड हुआ। मिड कैप में भी बिकवाली थी। सेकंड हाफ तक आते थे मिड कैप स्मॉल कैप डे लो के आसपास पहुंचे और एडवांस क्लाइंट जो कि 800 और 1600 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और ज़्यादा बिकवाली थी बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, मेटल में, जहाँ तक कुछ हद तक प्रेशर था। थोड़ा बहुत रिस्पाइट था आईटी स्पेस में, फार्मा स्पेस में, लेकिन अदरवाइज जितने भी एग्रेसिव सेक्टर्स हैं, रियल स्टेट हुआ, मेटल हुआ, ऑटो हुआ, सब में आज के सत्र में कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। और ओवरऑल मार्केट्स में आज कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग का दिन था, या फिर कुछ हद तक ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली देखने को मिली। सुमित, ये भी बताएं कि किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी और कहां कमजोरी रही? देखिए, निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात किया तो आज टाइटन का नाम शुमार था, उसमें अपोलो हॉस्पिटल दूसरा नाम। 1.5% की खरीदारी यहाँ थी। टाटा कंज्यूमर 1% ऊपर, और डॉक्टर रेड्डीज करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल 3.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक 3.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 2.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस करीब 3% बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। पीबी फिनटेक आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में शुमार था। फोर्टिस हेल्थकेयर दूसरा हॉस्पिटल स्टॉक जो कि तेजी में था, और अरबिंदो फार्मा 3.5% ऊपर, और ऑयल इंडिया करीब 3% की खरीदारी यहाँ देखने को मिली। केमिकल स्पेस में आज बिकवाली थी, तो उसमें से दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल करीब 6% नीचे, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर करीब 3.5% नीचे, ओबरॉय रियल्टी करीब 4% नीचे, और गुजरात गैस यहाँ पर भी करीब 3.5% बिकवाली थी। आज पूरे केमिकल बास्केट में बिकवाली थी, तो दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज जैसे नाम जो कि हैवी बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। एचडीएफसी बैंक में आज 3% की गिरावट है। दरअसल आज एमएससीआई रिव्यू का डिटेल आया है जो मार्केट को पसंद नहीं आया। क्या है अपडेट, जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताएं एचडीएफसी बैंक का मूड क्यों बिगड़ा? देखिए, जहाँ तक कि एचडीएफसी बैंक का सवाल है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आई थी उसके बाद लगभग ये तय था कि एचडीएफसी बैंक में जो
हेडरूम है FIIs का, उसके चलते बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ेगा MSCI में, और उसके चलते लगभग 3 से $3.5 बिलियन का अनुमान था कि यहाँ बाइंग आएगी MSCI के बदलाव के चलते। लेकिन MSCI ने आज के सर्कुलर में ये बयान दिया कि जो HDFC बैंक का वेटेज है ये 2 चरणों में बढ़ेगा। सबसे पहले अगस्त महीने में जो रिव्यू होने वाला है और जो रिव्यू हो चुका है, यहाँ आप देखेंगे कुल मिला के लगभग $1.8 बिलियन यानी लगभग 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग यहाँ हो सकती है। हालांकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग होगी, और जो बैलेंस वेटेज MSCI ने कहा है अपने बयान में वो नवंबर रिव्यू में होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। और वो कंडीशन ये है कि जो हेडरूम है FIIs का यानी शेयर होल्डिंग में जो खरीद सकते हैं वो 20% होना चाहिए। तो इस बदलाव के चलते बाजार को ये एक झटका लगा, क्योंकि अनुमान था कि ज़्यादा बाइंग होगी, MSCI के चलते वो कम बाइंग हुई, और जिसके कारण बहुत सारे हेज फंड्स और जो बड़े फंड्स हैं इनकी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई पड़ी। इनफैक्ट निफ्टी के आधा से ज़्यादा का जो नुकसान था वो आज HDFC बैंक के वजह से हुआ। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। नए रोजगार देने वाली इंसेंटिव स्कीम्स का जो ऐलान वित्त मंत्री ने अपने बजट में किया था उसे दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन स्कीम्स के तहत उन कंपनियों को भी इंसेंटिव्स दिया जाएगा जो ट्रस्ट के जरिए PF मैनेज करती हैं। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, ELI स्कीम की क्या कुछ तैयारी चल रही है और इसकी शर्तें क्या होंगी? देखिए, दरअसल जो ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसको लागू करने की तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं, और सूत्र ये बता रहे हैं कि दिसंबर में बड़े कार्यक्रम के जरिए इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। स्कीम को लॉन्च करने से पहले इसकी गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस को लगभग तैयार कर लिया गया है, और इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन यानी संबंधित लोगों के साथ सलाह मशविरा का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें इंडस्ट्री चैम्बर के लोग होंगे, श्रम संगठनों के लोग होंगे, साथ ही साथ जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा। सलाह मशविरा के बाद गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जाएगा, फिर गाइडलाइन जारी की जाएगी। लेकिन अभी तक जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 बड़ी बातें इस गाइडलाइंस में हो सकती है। पहली बात कि आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने जब इस स्कीम का ऐलान किया तो वहाँ पर हर बात में, हर स्कीम में यह शर्त जुड़ी हुई थी कि वो नौकरी पेशा जिनको नौकरी मिल रही है या फिर जो नौकरी देने वाली कंपनी है वो EPFO के मेंबर होना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एक बड़ी राहत ये दी जा सकती है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की जो कंपनियां हैं, जो EPFO के मेंबर नहीं हैं, जो प्राइवेट PF ट्रस्ट के जरिए एम्प्लॉय के PF को मैनेज करती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इससे अभी कम से कम 1300 से 1400 ऐसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए PF मैनेज करती हैं, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कीम A और स्कीम C दोनों का फायदा एक साथ कंपनियां यहां पे उठा सकती हैं। बता दूं कि स्कीम A के तहत यह कहा गया था कि पहली बार जिनको नौकरी मिल रही है, फर्स्ट टाइमर जो होंगे, उनको 1 महीने की सैलरी 3 किस्तों में दी जाएगी, अधिकतम 15,000 रुपए तक की दी जाएगी। स्कीम C ये कहती है कि सभी सेक्टर के लिए जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसमें 2 साल तक एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को EPFO का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, अधिकतम 3,000 रुपए तक। तो ये दोनों का फायदा एक साथ कंपनी उठा सकती है। स्कीम B भी एक है जिसके तहत ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर पहली बार कोई नौकरी मिलती है तो यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का PF कंट्रीब्यूशन 4 साल तक सरकार इंसेंटिव के तौर पर देगी। इन्हीं तीनों स्कीम को सरकार दिसंबर में लॉन्च करने की तैयारी में है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। अक्टूबर से ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पक्के घर बनाने की शुरुआत होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्रामीण आवास योजना के तहत 10 लाख घरों के निर्माण के लिए पहली किश्त जारी करेंगे। अगले 18 महीने के अंदर इन घरों का निर्माण पूरा करना होगा। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, बजट में यह बड़ा ऐलान सरकार ने किया था और अब इसकी टाइमलाइन भी सामने आ रही है, क्या है डिटेल्स आपके पास? देखिए 2 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। पिछली अगर मैं योजना की बात करूं तो 95 लाख के आसपास सरकार ऑलरेडी बना चुकी है, लेकिन अब जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि हम अगले 5 सालों के अंदर 2 करोड़ घर और बनाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है इसका पूरा बजट ओवरऑल रखा गया है। केंद्र सरकार इसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में 60-40 का शेयर होता है। 60% केंद्र सरकार देती है और 40% जो है राज्य सरकारें इसके अंदर देती है। तो बहुत सारे राज्यों ने इसके लिए ऑलरेडी आवेदन मंगा लिए थे। तो पहले चरण के अंदर
जिसे कहते हैं कि हम 10 लाख घरों की शुरुआत की जाएगी, वो 2 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी सीधे जो खाता धारक है उसके अकाउंट में पैसे यहाँ पर आते हैं और उसके बाद सरकार, केंद्र राज्य सरकारें मकान को मॉनिटर करते हैं कितना पूरा हुआ कितना नहीं हुआ, तो वो बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर से कर दी जाएगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। जुलाई में सरकारी महंगाई के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन महंगाई सिर्फ आंकड़ों में कम हुई है, बाजार के अंदर नहीं। पिछले 2 महीनों के अंदर आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिला है। देखिए दिल्ली और अहमदाबाद से असीम मनचंदा और केतन जोशी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सरकारी आंकड़ों में महंगाई भले ही कम हुई हो, लेकिन बाजार की हकीकत ठीक उससे उलट है। पिछले 2 महीनों में दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की वेबसाइट भी बता रही है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आलू की। 1 जून को आलू के दाम 28 रुपए किलो थे, 31 जुलाई तक बढ़ करके वो 38 रुपए किलो हो गए। आज आलू 40 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज की मैं बात करूं तो प्याज 30 रुपए किलो था, जो कि बढ़कर के 31 जुलाई तक 47 रुपए किलो हो गया। आज प्याज 50 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर के बारे में आपने भले ही सुना होगा, टमाटर जुलाई महीने के अंदर 150 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो दाम कम करने के लिए सरकार ने सस्ती दरों पर 60 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने भी की शुरुआत भी की थी। अब बाजार के अंदर यही टमाटर 60 रुपए किलो मिल रहा है। तो दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मानसून के चलते हरी सब्जियों में भी काफी परेशानी देखने को मिली थी। जुलाई महीने के अंदर टिंडा, घिया, तोरी सब 70 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे। आज भी वही दाम इसके बने हुए हैं। शिमला मिर्च 120 रुपए प्रति किलो मिल रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 महीनों के अंदर महंगाई में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिली है। ये महंगाई सिर्फ सरकारी आंकड़ों के अंदर देखने को मिली है। ये है दिल्ली का हाल। चलिए अब चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता केतन जोशी बता रहे हैं कि वहां पर महंगाई आंकड़ों में कम हुई है या जमीन पर भी कम हुई है। अहमदाबाद में भी अगर 1 महीने के अंतराल पर जो सब्जियों के दाम की कंपेयर करें तो वो दाम घटे नहीं है, बढ़े हुए हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद की एक सब्जी मंडी में मौजूद है और यहाँ पर रिटेल का कारोबार होता है। टमाटर के 1 महीने पहले जो दाम 125 रुपये थे वो बढ़कर 200 हो गए हैं। उनके बिल्कुल बगल में जो मिर्च है, मिर्च के दाम में भी 125 रुपये प्रति किलो था, वो बढ़कर आज 200 रुपये हो गया है। और वहाँ से थोड़ा कैमरा हम घुमाकर ग्वार पर लेकर आए तो ग्वार की जो दाम थे 1 महीने पहले 150 रुपये, वो आज बढ़कर 225 से 240 रुपये हो गए हैं। और सबकी थाली में जो आलू और प्याज रहते हैं तो आलू के दाम 25 रुपये थे, वो बढ़कर 35 और उतना ही दाम प्याज के भी हो गए हैं। और बाकी जितनी भी सब्जी है उनके दाम बढ़े नहीं है 1 महीने में, कम से कम 25 से लेकर 30, 40, 50% तक बढ़ गए हैं। आंकड़े चाहे जो भी बयां हो, लेकिन जब हम ग्राउंड पर आते हैं तब रियलिटी पता चलती है और अभी ये दाम बढ़े हुए ही दिख रहे हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार डीजल में जल्द 5% एथेनॉल मिलाने जा रही है। संवाददाता रोहन सिंह से लेते हैं डिटेल्स। तो रोहन, बताएं डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की खबर की क्या है डिटेल्स? जी, ये पहली बार है कि इथेनॉल डीजल की ब्लेंडिंग को लेकर काफी ठोस बातचीत हो रही है सरकार के लेवल पर, और वो भी हाईएस्ट लेवल पर। पिछले सप्ताह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में, इसमें प्रधानमंत्री पीएमओ के अलावा तमाम जो संबंधित मंत्रालय है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, इनके अधिकारी शामिल हुए और इस पर चर्चा हुई कि क्या एक लॉन्ग टर्म रोड मैप हो सकता है डीजल इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। शुरुआत जो है वो 5% से की जाएगी। अभी तक ये टेस्टिंग स्टेज पर है। ARI समेत जो तमाम OMCs हैं वो इस पर टेस्ट कर रही हैं, और अभी तक की जो टेस्टिंग हुई है उसमें जो मीटिंग में भी रखा गया कि उसमें अब तक कोई मेजर
टेक्निकल फेलियर नहीं पाया गया है तो इस टेस्टिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन 2 एरिया ऐसे हैं जहां टेस्टिंग और करने की जरूरत है। एक है हेवी ड्यूटी व्हीकल्स और दूसरा BS6 गाड़ियों पर अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, उसको भी परखा जाएगा। और अगर सारे नतीजे सही रहते हैं तो फिर सरकार एक अगला रोड मैप बनाएगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि पेट्रोल की जो ब्लेंडिंग का लक्ष्य है वो 20% तक है अगले 2 साल के अंदर, और अभी तक 16% के लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो जब तक ये लक्ष्य पूरा होगा तब तक हमारा एक रोड मैप तैयार होगा डीजल ब्लेंडिंग को लेकर भी। और चूंकि ये बैठक हाईएस्ट लेवल पे हुई है तो इसलिए काफी आगे उम्मीद है कि काफी इस बारे में जो है सरकार सीरियस है और इसको लेकर जल्द ही एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां महायुति के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द हो सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है और इसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा। पिछले कुछ दिनों से महायुति की तीनों पार्टियों के बीच में चर्चाएं चल रही है, कई सारी मीटिंगें हो रही है, तो क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है? हमारा तय हो चुका है, लेकिन हमने डिक्लेयर नहीं किया है। मैं सीएम डीसीएम वहाँ बैठे थे, हमारे अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब हम उसके बारे में बताएंगे कि ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जैसे देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में एक सीट के लिए, खास करके मुंबई की कुछ सीटें थी, कोंकण की सीटें थी, उसको लेकर काफी सारी खींचतान हुई थी। उसके हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसीलिए हम अभी देर नहीं लगाने वाले, हमारा अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि हम आपके साथ देख रहे हैं आपकी यात्रा में कि कई जगहों पे भावी मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ, आखिर वो मैजिक फिगर है 145 हमारे महाराष्ट्र में, वो 145 जो मैजिक फिगर तक जाएगा वो ये महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो आप ये मानते हो कि इस बार के चुनाव में तीनों पार्टी में जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, उसके बारे में हम साथ साथ बैठकर डिसीजन लेंगे। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी में काफी सियासी हलचल चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। पूरे देश में झमाझम बारिश हो रही है। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पिछले 3 दिनों में 22 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा हालत खराब करौली और हिंडौन जिलों की है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त के मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगे की जबरदस्त मांग है। स्थिति ये है कि झंडे की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए लेबर 3 शिफ्ट्स में काम कर रही है। हालांकि पिछले 10 दिनों में झंडे के दाम भी बढ़े हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए मेरी ये रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब 15 अगस्त कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में देश भर में ये अभियान जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में, जहां पर 24/7 राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की वजह से कितना ऑर्डर अब बढ़ गया है?
मैडम ऑर्डर तो इतना बड़ा हुआ है जो हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। रात दिन 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं इस बार। पहले भी हमने 75 ईयर्स थे भारत की आज़ादी को, उसमें भी हमने 3 शिफ्टों में काम किया था और उसमें 1.5 लाख झंडे रोज बनाए थे तकरीबन। आज भी हम 1 लाख से ज्यादा बना रहे हैं रोज। अच्छा, अब जिस तरह से अब कुछ ही दिन दूर है 15 अगस्त, तो ऐसे में दाम कितने बढ़ गए हैं? पहले अगर इस तरह के झंडे की बात करें तो कितना इसका दाम हुआ करता था और अब कितने बढ़ गए और क्या वजह है? देखिए, एक तो ये लेट अनाउंस हुआ कि घर घर झंडा लगेगा। पहले तो 1 महीने 2 महीने पहले अनाउंस हो गया था। इस बार थोड़ा मोदी जी ने लेट किया ताकि अब मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। पीछे से मटेरियल महंगा हो गया है, इधर सिलाई नहीं हो पा रही है, तो लेबर को पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, इसलिए 1-2 रुपए का फर्क आया है। तो 1 से 2 रुपए का फर्क आया। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि रोजाना यहाँ पर 1 लाख झंडे बनाए जा रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से इनका कारोबार किया जा रहा है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है, खासतौर पर अगर हम झंडों के कारोबार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 20 से 30% ज्यादा ऑर्डर दर्ज हुए हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम आज भारत लौट चुकी है। भारतीय हॉकी टीम का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। फैंस ने ढोल नगाड़े बजाकर पूरी टीम का भव्य स्वागत किया। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग दिखे। बता दें, ओलंपिक में हॉकी में भारत ने स्पेन को 3-2 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। प्रोसेस्ड फूड हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो क्या होना चाहिए हमारे खाने की थाली में? जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।